हाय बच्चों, जय हिंद। आज हम लोग प्लांट के रिस्पायरेशन में नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे ग्लाइकोलिसिस के बारे में। तो हम लोग पढ़ रहे हैं एरबिक रिस्पायरेशन। तो एरबिक रिस्पायरेशन में आपको बताया गया था उसके मेन स्टेप। तो उसमें 3 मेन स्टेप होते हैं। पहला आपको बताया गया था ग्लाइकोलिसिस, और दूसरा आपको बताया गया लिंक रिएक्शन, और तीसरा स्टेप जो होगा उसको कहते हैं क्रेब्स साइकिल। तो ये 3 स्टेप होगा एरबिक रिस्पायरेशन में। तो एरबिक रिस्पायरेशन में लार्ज अमाउंट में एनर्जी रिलीज होता है एज कंपेयर टू अनएरबिक रिस्पायरेशन। तो उसका पहला स्टेप आज हम लोग देखेंगे ग्लाइकोलिसिस। तो ग्लाइकोलिसिस में हम सीखेंगे कौन कौन से स्टेप्स होते हैं और ये ग्लाइकोलिसिस कैसे होता है। तो सिंपली हम कर सकते हैं, जैसा कि नाम से भी क्लियर है, दिखाई दे रहा है, ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलाइसिस। तो ग्लाइकोलाइसिस यह 2 वर्ड से मिलके बना है। पहला वर्ड दिखाई दे रहा है ग्लाइकोज। तो ग्लाइकोज कहने का मतलब शुगर, पहला वर्ड है शुगर, और दूसरा वर्ड है लाइसिस। तो दूसरा वर्ड है लाइसिस, कहने का मतलब शुगर का लाइसिस। लाइसिस का मतलब होता है टूटना। लाइसिस का मतलब होगा टूटना, ब्रेक डाउन होना। तो शुगर का ब्रेक डाउन होगा, कहने का मतलब जो ये शुगर है इसका लाइसिस होगा। हम कह सकते हैं शुगर का ब्रेक डाउन। तो सिंपली हम जानते हैं, जैसे कोई शुगर है तो ये शुगर स्प्लिट करेगा। तो शुगर पॉलीसैकेराइड्स है तो वह मोनोसैकेराइड्स में स्प्लिट करेगा। जैसे अगर हम बात करते हैं तो कोई पॉलीसैकेराइड्स है, कॉम्प्लेक्स शुगर है, तो मोनोसैकेराइड्स में स्प्लिट करेगा, या तो ग्लूकोज में स्प्लिट करेगा या तो फ्रक्टोज में स्प्लिट करेगा। तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज में स्प्लिट कर सकता है, मतलब टूट सकता है। तो ग्लूकोज ये मोनोसैकेराइड्स है, फ्रक्टोज यह भी मोनोसैकेराइड्स है। कह सकते हैं, कहने का मतलब दोनों आइसोमर शुगर हैं, दोनों आइसोमर हैं। तो यह भी 6 कार्बन का शुगर है और यह भी 6 कार्बन का शुगर है। और सबसे खास बात यह है कि ये दोनों ही शुगर मोनोसैकेराइड्स होते हैं। तो ग्लाइकोलिसिस में एक्चुअल में होता क्या है, तो सिंपली हम कह सकते हैं ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा। ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा तो ग्लूकोज से पायरुविक एसिड का फॉर्मेशन होगा। पायरुविक एसिड, तो ग्लूकोज से पायरुविक एसिड का बनना ही ग्लाइकोलिसिस कहलाता है। यह ग्लूकोज ऑक्सीडाइज होगा पायरुविक एसिड में, ग्लूकोज से पायरुविक एसिड का बनना ही कहलाता है ग्लाइकोलिसिस। तो जब ग्लूकोज से पायरुविक एसिड बनेगा तो यहां पर अगर हम एनर्जी की बात करें तो टोटल 10 एटीपी बनता है। टोटल 10 एटीपी का फॉर्मेशन होगा। टोटल ग्लूकोज से पायरुविक एसिड बनने में टोटल 10 एटीपी का फॉर्मेशन होता है, जिसमें से 2 एटीपी लॉस कर जाता है। 2 एटीपी लॉस कर जाता है और यहां पर 8 एटीपी की बचत होती है। कहने का मतलब ग्लूकोज से पायरुविक एसिड, ग्लूकोज के 1 मोल से पायरुविक एसिड का 2 मोल बनता है। तो ग्लूकोज के 1 मोल से पायरुविक एसिड के 2 मोल बनते हैं। तो ग्लूकोज के 1 मोल से 2 मोल पायरुविक एसिड बनने में टोटल 10 स्टेप्स आते हैं। टोटल यहाँ पे 10 स्टेप का खेल होता है। यह ग्लाइकोलिसिस 10 स्टेप का रिएक्शन होगा। तो हम लोग समझेंगे किस स्टेप में क्या बनता है, किस स्टेप में एटीपी बनता है, डायरेक्ट बनता है, किस स्टेप में इनडायरेक्ट बनता है, और किस स्टेप में एटीपी का लॉस होता है। तो अगर हम ग्लाइकोलिसिस की बात करें तो ग्लाइकोलिसिस में ना तो ऑक्सीजन यूज होगा, ना तो ऑक्सीजन का कंजम्पशन होता है, और ना ही कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है। ये पॉइंट आप याद रखेंगे। तो नाइदर O2 कंज्यूम एंड नॉर CO2 रिलीज। तो हम कह सकते हैं ना तो ऑक्सीजन कंज्यूम किया जाएगा और ना ही कार्बन डाइऑक्साइड ग्लाइकोलिसिस में रिलीज होता है। इसीलिए ग्लाइकोलिसिस यह एरबिक और अनएरबिक रिस्पायरेशन का कॉमन पाथवे होता है। कहने का मतलब एरबिक रिस्पायरेशन में भी ग्लाइकोलिसिस होगा और अनएरबिक रिस्पायरेशन में भी ग्लाइकोलिसिस होगा। तो एरबिक और अनएरबिक में दोनों में ही
यह कॉमन रिएक्शन होता है। तो ग्लाइकोलिसिस को हम दूसरे नाम से भी जान सकते हैं, तो इसको हम शुगर स्प्लिटिंग पाथवे भी कहते हैं, या और भी नाम से जान सकते हैं। इसको हम साइटोप्लाज्मिक पाथवे के नाम से भी जान सकते हैं, क्योंकि ग्लाइकोलिसिस साइटोप्लाज्म के अंदर होता है। सेल के साइटोप्लाज्म में ग्लाइकोलिसिस होता है, इसीलिए इसको हम साइटोप्लाज्मिक पाथवे के नाम से जानते हैं। अच्छा, ग्लाइकोलिसिस को हम कैटाबोलिक रीसिंथेसिस के नाम से भी जानते हैं। तो ग्लाइकोलिसिस में कैटाबोलिज्म होता है, जो है बड़ा मॉलिक्यूल छोटे मॉलिक्यूल में चेंज हो रहा है, जिसको हम कहते हैं कैटाबोलिक रीसिंथेटिक पाथवे, या हम इसको ऑक्सीडेटिव एनाबोलिक प्रोसेस भी कहते हैं। तो ग्लाइकोलिसिस को इस तरह से कई नाम से जान सकते हैं। इसको हम इसके डिस्कवरी के आधार पर साइंटिस्ट ने जिस साइंटिस्ट ने इसको डिस्कवर किया था उनके नाम के आधार पर इसको ईएमपी पाथवे कह सकते हैं, या शुगर मेटाबॉलिक पाथवे कह सकते हैं, या साइटोप्लाज्मिक पाथवे भी कह सकते हैं, या ऑक्सीडेटिव एनाबोलिक पाथवे भी कह सकते हैं, या हम इसको कैटाबोलिक रीसिंथेसिस के नाम से जानते हैं। तो इस तरह से कई नामों से हम ग्लाइकोलिसिस को जान सकते हैं। तो आइए इसके एक एक स्टेप को हम समझने की कोशिश करते हैं और फिर इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताए जाएंगे। आगे हम देखते हैं ग्लाइकोलिसिस में क्या होता है। ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म होता है। ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल है, तो ग्लूकोज मॉलिक्यूल का मेटाबॉलिज्म ग्लाइकोलिसिस में होता है। तो ग्लूकोज, जैसा कि हम जानते हैं, ये 6 कार्बन का शुगर होता है। तो ग्लूकोज एक 6 कार्बन का शुगर होता है और इस ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म होता है। तो ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फास्फेट बनता है। तो ध्यान दीजिएगा, ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फास्फेट। तो ग्लाइकोलिसिस का पहला रिएक्शन यही, पहला स्टेप यही है, ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फास्फेट बनता है। ये भी 6 कार्बन का शुगर होता है। ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फास्फेट बनाने के लिए एक एंजाइम की आवश्यकता पड़ेगी। उस एंजाइम को हम कहते हैं हेक्सोकाइनेज एंजाइम। तो आप याद रखेंगे, हेक्सोकाइनेज, इसी को हम कहते हैं मार्कर एंजाइम। दिस इज कॉल्ड एज द मार्कर एंजाइम ऑफ द ग्लाइकोलिसिस। तो ध्यान दीजिएगा, ये वो एंजाइम है जो ग्लाइकोलिटिक पाथवे को स्टार्ट करवाता है। कौन सा एंजाइम? हेक्सोकाइनेज एंजाइम। और यह नीट में पूछा जा चुका है कि मार्कर एंजाइम ऑफ द ग्लाइकोलिसिस कौन सा है। तो हम कह सकते हैं मार्कर एंजाइम कौन सा है? हेक्सोकाइनेज। तो ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फास्फेट जब बनता है, तो अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पर एक आयंस यूज होगा जिसका नाम होगा मैग्नीशियम आयन। तो ये भी पूछा जा चुका है कि जो है किस किस स्टेप में मैग्नीशियम आयन कैटलाइज करता है रिएक्शन को। तो आप याद रखेंगे, पहले स्टेप और 10वें स्टेप में मैग्नीशियम आयन रिएक्शन को कैटलाइज करता है। यहाँ पर मैग्नीशियम आयन की जरूरत होती है। तो ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फास्फेट बनाने में एनर्जी की आवश्यकता होगी। तो कितना एटीपी यहां लॉस करेगा? 1 एटीपी। तो आप जरा देखिए, यहाँ पे 1 एटीपी कन्वर्ट हो, 1 एटीपी स्प्लिट कर रहा है किसमें? एडीपी। तो एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट एडेनोसिन डाइफॉस्फेट में टूट रहा है, मतलब एक फॉस्फेट निकल रहा है। तो एक फॉस्फेटिक बॉन्ड जो टूटेगा उससे जो एनर्जी निकलता है वो यहाँ पे यूटिलाइज होता है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर एक एटीपी स्प्लिट कर रहा है। तो आप याद रखेंगे, पहले स्टेप में 1 एटीपी खर्चा होता है ग्लाइकोलिसिस में। तो जो है पहले स्टेप का जो प्रोडक्ट बनता है वो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के नाम से जाना जाता है। अच्छा, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को हम रॉबिन्सन शुगर भी कह सकते हैं। तो इस ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को हम रॉबिन्सन शुगर के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानेंगे? रॉबिन्सन शुगर। तो दिस इज कॉल्ड एज द रॉबिन्सन शुगर। तो इसको हम रॉबिन्सन शुगर कहते हैं। तो दिस इज आल्सो कॉल्ड एज द रॉबिन्सन शुगर। अब जरा देखिए नेक्स्ट स्टेप में क्या हुआ। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बना। तो ग्लूकोज 6 यहां पर एक एंजाइम का यूज होगा जिसका नाम होगा आइसोमरेज। तो आइसोमरेज क्यों कहा गया? क्योंकि ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है, तो यहाँ पे इसका आइसोमर बन रहा है फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। तो इसलिए यहाँ पे आइसोमरेज एंजाइम यूज हुआ है। तो फ्रक्टोज
6 फास्फेट को हम न्यूबर्ग एस्टर कहते हैं। तो आप कह सकते हैं इसको हम कहते हैं न्यूबर्ग एस्टर, न्यूबर्ग एस्टर के नाम से जानते हैं। तो दिस इज द न्यूबर्ग एस्टर, दिस इज द रॉबिन्सन्स एस्टर। तो इसको हम रॉबिन्सन्स एस्टर कहते हैं ग्लूकोज 6 फास्फेट को। फ्रक्टोज 6 फास्फेट को न्यूबर्ग एस्टर के नाम से भी जान सकते हैं। अब जरा देखिए, फ्रक्टोज 6 फास्फेट से तीसरे स्टेप पे फ्रक्टोज 6 फास्फेट से फ्रक्टोज 1,6 बिस फास्फेट बन गया। तो फ्रक्टोज 1,6 बिस फास्फेट बन गया और फ्रक्टोज 1,6 बिस फास्फेट को हम यंग्स एस्टर या हम इसको हार्डेन एस्टर भी कहते हैं। इसको हम हार्डेन एस्टर, इसको हम हार्डेन और यंग्स एस्टर, तो इसको हम हार्डेन या यंग्स एस्टर के नाम से जानते हैं। किसको? फ्रक्टोज 6 फास्फेट। और तीसरा स्टेप यहां पर एक एंजाइम यूज होगा जिसका नाम होगा फास्फोफ्रक्टोकाइनेज। फास्फोफ्रक्टोकाइनेज के प्रेजेंस में ये तीसरा स्टेप होगा और यहां पर भी एक एटीपी स्प्लिट होगा। तो इस तरह से 2 एटीपी स्प्लिट हो रहा है, एक पहले स्टेप में और एक दूसरे स्टेप पे। तो ग्लाइकोलिसिस में इस तरह से 2 एटीपी खर्चा किया जाएगा। अब हम चौथे स्टेप की बात करते हैं। फ्रक्टोज 1,6 फास्फेट एल्डोलेज एंजाइम के प्रेजेंस में ग्लिसरल्डिहाइड 3 फास्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो एल्डोलेज इसको ग्लिसरल्डिहाइड 3 फास्फेट में कन्वर्ट कर देगा। ये इसका तीसरा स्टेप है। अब हम चौथा स्टेप है। पांचवें स्टेप की अगर हम बात करें तो पांचवें स्टेप में जो है ग्लूकोज ग्लिसरल्डिहाइड 3 फास्फेट से डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट बन जाता है। क्या बनेगा? डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट। तो ये भी इसका आइसोमर होता है, इसीलिए यहां पर आइसोमरेज नाम का एंजाइम यूज किया गया। अब आगे हम बात करते हैं। तो ये दोनों इंटर कन्वर्टिबल होते हैं, कहने का मतलब ये यहां पर रिवर्सिबल रिएक्शन हो रहा है। अब आगे हम बात करें ग्लिसरल्डिहाइड 3 फास्फेट से छठे स्टेप में क्या बनेगा? 1,3 बिस फास्फोग्लिसरिक एसिड बनेगा। 1,3 बिस फास्फोग्लिसरिक एसिड का फॉर्मेशन होता है, ये छठवां स्टेप होता है। तो इस छठे स्टेप में क्या बनेगा? NADH2 बनता है। तो कितना NADH2 बनता है? 2 NADH2 का फॉर्मेशन यहां पर होता है। कितना? 2 NADH2 का फॉर्मेशन यहां पर होता है। तो आप याद रखेंगे NADH2 या हम कह सकते हैं इनडायरेक्टली एटीपी किस स्टेप में बनता है? तो आप कह सकते हैं 6th स्टेप में। तो 6th स्टेप में ये स्टेप आपको याद रखना है। अब 7वें स्टेप की हम बात करें तो 7वें स्टेप में 1,3 बिस फास्फोग्लिसरिक एसिड ट्रांस फास्फोरिलेज एंजाइम के प्रेजेंस में किसमें कन्वर्ट होगा? 3 फास्फोग्लिसरिक एसिड। ये 1,3 बिस फास्फोग्लिसरिक एसिड है जो कि ट्रांस फास्फोरिलेज एंजाइम के प्रेजेंस में 3 फास्फोग्लिसरिक एसिड में कन्वर्ट होगा और यही इसका ऑक्सीडेशन का स्टेप होता है। तो आप याद रखिएगा। तो यहां पर 2 एडीपी एडेनोसिन डाइफास्फेट ट्राइफास्फेट में कन्वर्ट हो रहा है, कहने का मतलब एटीपी बन रहा है। तो 2 एडीपी जो है किस में चेंज होगा? 2 एटीपी में चेंज हो जाएगा। तो पहली बार यहां पे एटीपी बना है। तो आप कह सकते हैं डायरेक्ट लेवल पर यहां पर एटीपी बन रहा है। तो पूछा जा सकता है कि किस स्टेप में डायरेक्ट लेवल पर एटीपी बनता है? तो आप याद रखेंगे 7वां स्टेप है ना, 7वें स्टेप और 10वें स्टेप में, 7वें स्टेप और 10वें स्टेप में डायरेक्ट लेवल पर एटीपी का फॉर्मेशन होता है। अब आगे हम बात करते हैं 3 फास्फोग्लिसरिक एसिड से है ना जो है म्यूटेज एंजाइम के प्रेजेंस में क्या बन जाएगा? 2 फास्फोग्लिसरेट बन जाएगा। तो 2 फास्फोग्लिसरेट बन जाएगा किस एंजाइम के प्रेजेंस में? म्यूटेज। 9वें स्टेप की बात करें तो इनोलेज एंजाइम के प्रेजेंस में तो 2 फास्फोग्लिसरेट कन्वर्ट हो जाएगा फास्फोइनॉल पायरुवेट में। किसमें? फास्फोइनॉल पायरुवेट में। तो साथ ही साथ एक मॉलिक्यूल ऑफ वाटर रिलीज होता है। तो यहाँ पे वाटर भी रिलीज होता है। ये आप याद रखेंगे किस स्टेप में वाटर रिलीज होगा। अब जरा आगे आप देखिएगा है ना, फास्फोइनॉल पायरुवेट 2 मोल पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। कितने मोल?
2 मोल पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसका 2 मोल इसके 2 मोल में चेंज हो जाएगा। तो यहां पर भी डायरेक्ट लेवल पे एटीपी बन रहा है। 2 एडीपी से क्या बन रहा है, 2 एटीपी का फॉर्मेशन। इस तरह से 2 जगह पर 2 एटीपी बना, 7वें स्टेप और 10वें स्टेप में। तो हम जानेंगे ग्लाइकोलिसिस टोटल 10 स्टेप का खेल है। यह 10 स्टेप का रिएक्शन होता है। तो आप याद रखिएगा, तो 10 स्टेप में अगर हम बात करें कौन कौन से स्टेप इरिवर्सिबल हैं और कौन कौन से स्टेप रिवर्सिबल हैं। तो इरिवर्सिबल स्टेप की अगर हम बात करें तो इरिवर्सिबल का साइन ये है। तो पहला स्टेप, तीसरा स्टेप, पहला स्टेप, तीसरा स्टेप, 7वां स्टेप और 10वां स्टेप। तो आप याद रखेंगे 1, 3, 7 और 10 जो है पहला, तीसरा, 7वां और 10वां स्टेप जो होगा यह इरिवर्सिबल होगा। कहने का मतलब ये रिवर्स नहीं होगा। बाकी जितने स्टेप हैं सारे स्टेप रिवर्सिबल होंगे। तो ये रिवर्सिबल का साइन है और ये इरिवर्सिबल का साइन है। तो आप ऐसे याद रखेंगे जो जो स्टेप एटीपी से रिलेटेड है, नॉट NADPH2, एटीपी से रिलेटेड है, वही स्टेप जो है इरिवर्सिबल स्टेप कहलाता है। जैसे आप देखिए पहला, तीसरा, 7वां और 10वां, यहां पर एटीपी खर्च हो रहा है, यहां पे एटीपी खर्च हो रहा है, यहां पे एटीपी बन रहा है, यहां पे भी एटीपी बन रहा है। तो इस तरह से हम जान सकते हैं इसको। तो आप जरा देखिए, तो टोटल कितने एटीपी खर्च हुए हैं, 2 पहले स्टेप और तीसरे स्टेप में। हमें याद रखना है पहले और तीसरे स्टेप में एक एक एटीपी खर्च होता है। 6वें स्टेप में 2 NADH2 बनता है। 7वें और 10वें स्टेप में 2 एटीपी है ना का फॉर्मेशन होता है। तो इस तरह से अगर हम जोड़ें तो जो है इनडायरेक्टली कितना एटीपी मिल रहा है, 6वें स्टेप में इनडायरेक्टली कितना एटीपी, 6 एटीपी, 2 8 एटीपी, 2 10 एटीपी। इस तरह से टोटल गेन 10 एटीपी का हो रहा है, जिसमें से 2 एटीपी लॉस हो जा रहा है। तो बच कितना रहा है ना, टोटल नेट गेन की अगर हम बात करें तो कितना, 8 नेट गेन होता है। तो ग्लाइकोलिसिस में टोटल 8 नेट गेन एटीपी होता है। तो ग्लाइकोलिसिस में ना तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा और ना ही ऑक्सीजन कंज्यूम होगा। तो ये तो ग्लाइकोलिसिस के स्टेप्स हैं। अब हम इन स्टेप में जो क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं उस क्वेश्चन को बताने की कोशिश करते हैं। तो ग्लाइकोलिसिस से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में हम जानते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे ग्लाइकोलिसिस को क्या करते हैं। तो ग्लाइकोलिसिस इज आल्सो कॉल्ड एज, तो ग्लाइकोलिसिस को और हम क्या करते हैं, साइंटिस्ट के नाम पर इसको EMP पाथवे के नाम से जानते हैं। EMP पाथवे भी कहते हैं। तो इसको हम EMP पाथवे कहते हैं, या और भी नामों से जाना जा सकता है। तो हम कह सकते हैं इसको ऑक्सीडेटिव एनाबोलिक प्रोसेस, ऑक्सीडेटिव एनाबोलिक प्रोसेस, या और किस नाम से हम जान सकते हैं, कैटाबोलिक ऑक्सीडेटिव एनाबोलिक प्रोसेस, और किस प्रोसेस से हम जान सकते हैं, कैटाबोलिक रीसिंथेटिक पाथवे, रीसिंथेटिक पाथवे। तो कैटाबोलिक रीसिंथेटिक पाथवे के नाम से भी जान सकते हैं, या हम इसको शुगर स्प्लिटिंग पाथवे भी कहते हैं, शुगर स्प्लिटिंग पाथवे, स्प्लिटिंग पाथवे। तो दिस इज आल्सो कॉल्ड एज द शुगर स्प्लिटिंग पाथवे, या हम इसको साइटोप्लाज्मिक पाथवे भी कहते हैं, साइटोप्लाज्मिक पाथवे। तो इसको हम साइटोप्लाज्मिक पाथवे के नाम से जान सकते हैं, या आप कह सकते हैं या अरेबिक और अनअरेबिक पाथवे का कॉमन होता है। कहने का मतलब अरेबिक और अनअरेबिक रेस्पिरेशन का कॉमन पाथवे होता है। तो कॉमन बिटवीन द अरेबिक एंड अनअरेबिक। तो ग्लाइकोलिसिस में टोटल 10 स्टेप्स होते हैं। तो टोटल यह 10 स्टेप का रिएक्शन होता है। तो हाउ मेनी स्टेप्स। तो दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाता है कि ग्लाइकोलिसिस अकर्स इन प्रेजेंस एंड अब्सेंस ऑफ। ये क्वेश्चन आ चुका है कि ग्लाइकोलिसिस किसके प्रेजेंस और प्रेजेंस हो या अब्सेंस हो, दोनों में हो सकता है, चाहे वो हो चाहे वो ना हो।
तो आप ऑब्वियसली आप कह सकते हैं ऑक्सीजन। ऑक्सीजन ऑक्सीजन के प्रेजेंस में भी होगा और ऑक्सीजन के अब्सेंस में भी होगा। ऑक्सीजन के प्रेजेंस में कब होगा? एरोबिक रिस्पायरेशन के दौरान। और ऑक्सीजन के अब्सेंस में कब होगा? अनएरोबिक रिस्पायरेशन के दौरान। तो अकर्स इन अब्सेंस एंड प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ये इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अगर हम बात करें ग्लाइकोलिसिस में क्या ऑक्सीजन कंज्यूम होता है? नो। तो ग्लाइकोलिसिस में कोई भी ऑक्सीजन का कंजप्शन नहीं होता है। नो ऑक्सीजन कंज्यूम एंड नो CO2 रिलीज। तो CO2 रिलीज, तो आप कह सकते हैं O2 कंज्यूम नहीं होगा, CO2 रिलीज नहीं होता है। तो नाइदर O2 कंज्यूम नॉर CO2 रिलीज ग्लाइकोलिसिस में। अगला क्वेश्चन पूछा जाएगा ग्लाइकोलिसिस का एंड प्रोडक्ट क्या होता है? तो आप कहिएगा तो ग्लाइकोलिसिस का एंड प्रोडक्ट क्या होता है? तो आप बताइएगा पायरुविक एसिड होता है। पायरुविक एसिड, तो इसका एंड प्रोडक्ट पायरुविक एसिड होता है। तो एक ग्लूकोज से 2 पायरुविक एसिड का फॉर्मेशन होता है। अगला क्वेश्चन पूछा जाएगा टोटल इन्वॉल्व स्टेप। टोटल जो है कितने स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं? तो टोटल इन्वॉल्व स्टेप, तो आप कह सकते हैं टोटल 10 स्टेप का इन्वॉल्वमेंट होगा। टोटल 10 स्टेप का इन्वॉल्वमेंट होगा। तो ग्लाइकोलिसिस का अगर साइट पूछा जाए तो ग्लाइकोलिसिस कहाँ होता है? तो आप कहेंगे ग्लाइकोलिसिस साइटोप्लाज्म के अंदर होता है। तो सेल के साइटोप्लाज्म में यह ग्लाइकोलिसिस होता है। तो साइट ऑफ ग्लाइकोलिसिस इज द सेल का साइटोप्लाज्म। साइट ऑफ ग्लाइकोलिसिस इज द सेल का साइटोप्लाज्म। सेल के साइटोप्लाज्म में यह ग्लाइकोलिसिस होता है। अच्छा, अगला क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कौन कौन सा स्टेप इरिवर्सिबल होता है? तो आप याद रखिएगा जो जो स्टेप एटीपी से रिलेटेड है, चाहे खर्च हो रहा है चाहे बन रहा है। तो आप कहिएगा इरिवर्सिबल स्टेप, पहला स्टेप होगा, तीसरा स्टेप होगा, 7वां स्टेप होगा और 10वां स्टेप होगा। तो ये इरिवर्सिबल स्टेप्स कहलाते हैं। कहने का मतलब ये इंटर कन्वर्टिबल नहीं होते हैं, रिवर्सिबल का साइन यहां पर नहीं लगा होता है। अब आइएगा तो किस स्टेप में एटीपी लॉस करता है? ग्लाइकोलिसिस के कौन से स्टेप में एटीपी खर्चा होता है? इसका आंसर आपके पास है पहला स्टेप और तीसरा स्टेप। और ग्लाइकोलिसिस के किस स्टेप में एटीपी बनता है? तो किस स्टेप में एटीपी बनता है? तो आप कहिएगा 7वां स्टेप और 10वां स्टेप। 7वें स्टेप और 10वें स्टेप में एटीपी का फॉर्मेशन होगा। पहले स्टेप और तीसरे स्टेप में एटीपी का खर्चा होगा। आगे हम बात करें किस स्टेप में ग्लाइकोलिसिस के किस स्टेप में NADPH2 बनता है? तो किस स्टेप में आप बनता है? तो आप कहेंगे 6th स्टेप। तो 6वां स्टेप जो होता है, 6वें स्टेप में NADPH2 का फॉर्मेशन होता है। तो 2 मॉलिक्यूल ऑफ NADPH2 बनता है। इसी को हम कहते हैं इनडायरेक्ट लेवल पे एटीपी बनना। अच्छा, अगला क्वेश्चन पूछेगा आपसे नंबर ऑफ एटीपी लॉस। टोटल कितना एटीपी खर्चा होता है ग्लाइकोलिसिस में? तो हम कहेंगे 2 एटीपी खर्चा होता है। 2 एटीपी एक एक करके खर्चा होता है। फिर नंबर ऑफ डायरेक्ट एटीपी फॉर्म, मतलब डायरेक्ट लेवल, डायरेक्टली एटीपी कितना बनेगा? हम कहेंगे सबस्ट्रेट लेवल पे कितना एटीपी बनता है। तो ध्यान दीजिएगा सबस्ट्रेट लेवल पे कितना एटीपी बनता है? तो आप कहिएगा 4 एटीपी बनता है। कितना एटीपी? 4 एटीपी। और किस स्टेप में बनता है? 7वें और 10वें स्टेप में। आपको पहले भी बताया गया। नंबर ऑफ इनडायरेक्ट एटीपी फॉर्म, कितना एटीपी इनडायरेक्टली बनेगा? तो आप कहिएगा 6 एटीपी। 6 एटीपी डायरेक्ट बनेगा। फिर टोटल एटीपी कितना बना? 6 ये 4 ये 10 एटीपी। तो टोटल 10 एटीपी बन गया। 10 एटीपी और 10 एटीपी में 2 एटीपी खर्चा हो गया। तो नेट गेन कितना हुआ? नेट गेन कितना होगा? 8 एटीपी का। ग्लाइकोलिसिस में नेट गेन 8 एटीपी का होता है। फिर एक बार क्वेश्चन पूछा गया कि मार्कर एंजाइम क्या होगा ग्लाइकोलिसिस का? तो ग्लाइकोलिसिस का मार्कर एंजाइम होगा हेक्सोकाइनेज। हेक्सोकाइनेज, तो हेक्सोकाइनेज यह इसका मार्कर एंजाइम्स होता है। यहाँ पे एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है, आयंस इन्वॉल्व, कौन से आयंस यूज्ड होते हैं ग्लाइकोलिसिस में? तो आप याद रखिएगा मैग्नीशियम आयन।
मैग्नीशियम आयन एंड पोटेशियम आयन। तो आप याद रखेंगे मैग्नीशियम आयन पहले स्टेप में यूज होता है, फर्स्ट स्टेप के रिएक्शन में मैग्नीशियम आयन यूज होता है। और दूसरा, अगर हम बात करें मैग्नीशियम और पोटेशियम आयन, तो ध्यान दीजिएगा मैग्नीशियम और पोटेशियम आयन का कॉम्बिनेशन यूज होता है 10th स्टेप में। तो 10वें स्टेप में मैग्नीशियम और पोटेशियम आयन दोनों की आवश्यकता पड़ती है। तो अगर आपसे पूछता है कौन सा आयंस इन्वॉल्व होता है, तो जनरली एक ही आयंस के बारे में उसमें लिखा होता है, पोटेशियम कहीं लिखा नहीं होता है। तो अगर पोटेशियम भी ऑप्शन में है तो हम सेलेक्ट करेंगे मैग्नीशियम को ही, तो क्योंकि मैग्नीशियम इसका चीफ आयंस होता है। तो इस तरह से ग्लाइकोलिसिस के अबाउट पूछे जाने वाले जो क्वेश्चंस हैं वो आपको बता दिए गए हैं। तो अब अगला हम पढ़ेंगे लिंक रिएक्शन।